दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और मेरे साथ आप सुन रहे हैं लावण्या की जिंदगी की कहानी। तो अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। रमा जी के जाने के बाद सभी लोग अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में चले गए। कृष्णा खाने की टेबल साफ करते हुए बड़बड़ा रही थी। 2 दिन के लिए आए हैं मगर चैन नहीं है। सबके चेहरे की हंसी ही गायब हो गई है। ऐसे खाना खा रहे थे सब लोग जैसे खाना नहीं जहर हो। पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, न चैन से जीते हैं और न दूसरे को जीने देते हैं। किसी की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ना कोई इन लोगों से सीखे। अच्छे भले घर में मायूसी फैला दी। तभी लावण्या किचन में आई। कृष्णा को खुद से बातें करते देखकर लावण्या ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है मैडम, आज अकेले ही बड़बड़ा रही हो? दिन भर कोई बात करने वाला नहीं मिला क्या? वर्क का ओवरडोज हो गया है? बड़बड़ करती हुई कृष्णा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नानी जी पर गुस्सा आ रहा था। कैसे उन्होंने खाने की टेबल पर बात का पतंगड़ बनाया। उसकी बात सुनकर लावण्या को हंसी आ गई। कोई बात नहीं, बड़े लोगों की आदत होती है। जब मुझे बुरा नहीं लगा तो तुम क्यों बुरा मान रही हो? किचन समेट लिया है या मेरी मदद की जरूरत है? बस थोड़ा सा काम ही बाकी है, फिर सबका दूध बनाकर सब लोगों के कमरे में देना है। आपको कुछ चाहिए? आप क्यों आई? पूछते हुए कृष्णा टेबल साफ करने लगी। लावण्या ने जवाब दिया, नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, किचन का काम खत्म करो, मैं सबके लिए दूध बनाकर सबको दे देती हूँ। तुम्हें भी पूरा दिन हो गया है, काम खत्म करके आराम करो। अरे, हम तो पूरा दिन घर पर ही थे और ये तो हमारा काम है। हम नहीं थके हैं। सारा दिन ऑफिस में काम किया और घर आकर ये सब। आप जरूर शारीरिक और मानसिक रूप से थक गई होंगी। आप आराम करो, हम दूध लेकर कमरे में आते हैं और फिर आपके बालों में तेल भी लगा देंगे। उसकी ओर देखते हुए कृष्णा बोली, तेल लगाने वाला आइडिया तो अच्छा है, मगर मैं ठीक हूं। तुम अपना काम करो, मैं दूध बना देती हूँ। कहकर लावण्या किचन में चली गई। किचन में काम करते हुए लावण्या ने कृष्णा से पूछा, दोपहर में भी नानी जी ने कुछ कहा था क्या? मासा फोन पर उदास थी। कृष्णा ने गुस्से में कहा, जब से आई है सबको कुछ ना कुछ बोल रही हैं। उनके आने के बाद से घर की शांति खत्म हो गई है। लावण्या ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर उसे बोली, इस तरह से बात नहीं करते, वो हमारे बड़े हैं। हमेशा बड़ों का सम्मान करना, यही हमारी मासा ने सिखाया है। ले, बात करते करते सबका दूध भी तैयार हो गया। बड़ी माँ को दूध के साथ दवाई भी दे देना। और ये मासा और बाबा सा का दूध है, बिना शक्कर का। ये मोहिनी का चॉकलेट मिल्क और दादा सा का हल्दी वाला दूध। नानी सा और मामा सा का दूध हम ले जाएंगे। कृष्णा मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी। इतने कम समय में आपको सबकी पसंद इतने अच्छे से पता चल गई। हम तो इतने समय बाद भी अभी भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़ी मालकिन का दूध छोटी मालकिन के कमरे में पहुंचा देते हैं। कहकर कृष्णा जोर से हंसने लगी। फिर बोली, अरे, आपने अपने लिए तो दूध बनाया ही नहीं। लाओ, मैं बना देती हूँ। नहीं, दूध नहीं, हम तो तुम्हारे हाथ की कृष्णा स्पेशल चाय पियेंगे। कहकर लावण्या नानी जी का दूध लेकर उनके कमरे में जाने लगी। कमरे में तुलसी जी और बिट्टू जी बातें कर रहे थे। आप तो बड़ी बड़ी बातें करके हमें यहां लेकर आई थी कि हमें जीजा जी की कंपनी में नौकरी दिला देंगी, पर आपने तो इधर उधर की बातें ही की। हमारे बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। उनकी बात सुनकर तुलसी जी ने जवाब दिया, तू तो निरा मूर्ख है। अगर समझदार होता तो अपने जीजा जी की कंपनी में नौकरी तलाशने ना आता। अगर आते ही तेरे बारे में बात करती तो उन लोगों को कैसे यकीन दिलाती कि हम उनकी चापलूसी करने नहीं बल्कि रमा के लिए आए हैं। अभी उन्हें कुछ समय और ऐसे ही परेशान करूंगी, फिर तेरे बारे में बात करूंगी। अभी तुझे क्या दिक्कत है? कल ही किसी तरह पैसे का जुगाड़ करती हूँ और गांव भेज देती हूँ ताकि वहां सब लोग आराम से रह सकें। हमें तो यहां कोई दिक्कत है ही नहीं। कहकर वो हंसने लगी। तभी लावण्या ने बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। बिट्टू जी पूछने लगे, कौन है? जैसे ही लावण्या ने जवाब दिया, मामा जी, हम हैं। तभी तुलसी जी ने बिट्टू जी को गेट खोलने का बोला और खुद सर पर चुन्नी ओढ़कर आंखों में आंसू लाकर रोने का नाटक करके पलंग पर बैठ गई। एक पल के लिए बिट्टू जी भी हैरान हो गए। अभी अच्छी भली बैठी मां को क्या हो गया? उन्होंने दरवाजा खोला। लावण्या कमरे के अंदर जाकर पलंग के पास की टेबल पर दूध के ग्लास की ट्रे रखकर तुलसी जी के पैरों के पास बैठ गई और अपने हाथों में उनका हाथ पकड़कर प्यार से बोली, नानी जी, क्या बात है? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप इस तरह उदास क्यों हैं? तुलसी जी अपनी आंखों में और बड़े बड़े आंसू लाकर लावण्या से बोली, थाने का ही बतावा बिन्नी, जब मारी कोख जाई मारे गलत समझे है तो औरों से कई उम्मीद रखा। सोचा था
थोड़े दिन अपनी बेटी के पास रहकर उसकी सेवा कर लेंगे। गलती हो गई मेरे से जो मैं यहां चली आई। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं नानी जी? ये आपका ही घर है, आप खुशी खुशी यहां रह सकते हैं। इस तरह आप उदास होंगे तो सब लोग उदास हो जाएंगे। लीजिए, आपके लिए केसर बादाम का दूध लेकर आई हूं, पी लीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। उन्हें मनाते हुए लावण्या बोली। तुलसी जी ने रोते हुए कहा, अब हमारी आंखों में नींद कटे। बेटी को इतनी परेशानी में और दूसरों के बंधन में देख लिया, मेरा तो कलेजा छलनी हो गया। कैसे उसे कमरे में बंद करके रखते हो तुम लोग? जरा भी दया नहीं आती। पागल ना है मारी चोरी। उनकी बातों का लावण्या के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी वो बोली, हम सब कुछ बड़ी माँ की भलाई के लिए ही करते हैं। डॉक्टर ने बड़ी माँ को पूरी तरह से आराम करने को बोला है। हम लोग उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। कैसे निश्चिंत रहे बिन्नी? कहते हुए तुलसी जी लावण्या की ओर देखने लगी। इतने सालों तक निश्चिंत रहकर देख लिया, अभी भी उसे कमरे में बंद करे हैं। मेरे को तो डर लग रहा है कहीं उसे अब साकल से ना बांधना शुरू कर दें। तुलसी जी की यह बात सुनकर लावण्या को बहुत तेज गुस्सा आया, मगर वो उनकी बात को अनसुना कर प्यार से बोली, नहीं नानी जी, अब तो बड़ी माँ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अभी तो एक दिन उन्होंने सबकी पसंद का खाना भी खुद ही बनाया। आज आप दिन भर थक गई होंगी, आराम करिए आप। कहकर लावण्या अपने कमरे में चली गई। कमरे में कृष्णा चाय लेकर पहुंच गई। अपने कमरे में कृष्णा को देखकर लावण्या ने पूछा, सभी लोग सो गए क्या? हाँ, सभी लोग अपने कमरे में हैं। बड़ी मालकिन को भी दवाई देकर आई हूं। कहते हुए कृष्णा ने उसकी ओर चाय का कप बढ़ा दिया। लावण्या उसके हाथ से चाय का कप लेकर चाय पीने लगी। कृष्णा तेल की बोतल लाकर लावण्या की चोटी खोलने लगी। लावण्या ने उसे रोककर कहा, रहने दे, मन नहीं है, चाय पीकर सो जाऊंगी। कृष्णा उसके कमरे से बाहर आ गई। इधर मुंबई में रागिनी लगातार सोच में डूबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। स्वराज को बताना है या फिर नहीं? इस बच्चे का क्या करना है? क्या इस दुनिया में आने देना है या फिर नहीं? अभी इंडिया में ही रहूं या वापस लंदन चली जाऊं? स्वराज कभी इसे अपना नाम देगा भी या फिर नहीं? यही सब सोचते हुए रागिनी को नींद आ गई। अगली सुबह डॉक्टर के पास जाने से पहले उसने स्वराज को कॉल किया। स्वराज उसका नंबर देखकर फोन उठाकर बेशर्मी के साथ पूछने लगा, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आज मेरी याद कैसे आ गई? कल रात को नींद नहीं आई क्या? उसकी बात सुनकर रागिनी को पहले तो बहुत तेज गुस्सा आया, मगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे तुमसे जरूरी मिलना है। आज ही कैसे भी करके तुम आज मुंबई आ जाओ। उसकी बात सुनकर स्वराज ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए लंदन से इंडिया आई थी, मैं तुम्हारे लिए मुंबई तो आ ही सकता हूं, पर आज तो मुमकिन नहीं है। कल सुबह तुमसे मिलता हूं। कहकर स्वराज फोन रख देता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द मिलती हूं आपसे। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। रागिनी से बात करने के बाद स्वराज अपने ट्रैवल एजेंट को फोन लगाकर मुंबई जाने के लिए फ्लाइट का टिकट करने को कहता है। उसकी सेक्रेटरी अचानक उसकी मुंबई जाने का सुनकर बोली, सर आपने बताया नहीं कि मुंबई में कोई मीटिंग है क्या? कल शाम को आपकी एक बिजनेस मीटिंग यहाँ जयपुर में फिक्स थी, उस मीटिंग का क्या करना है? अगर आप मुंबई में रहेंगे तो क्या कोई और उस मीटिंग को अटेंड करेगा? उसकी बात सुनकर स्वराज उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाने लगा। अरे, तुम्हें तो स्वराज इंडस्ट्री की फिक्र उसके मालिक से भी ज्यादा है। उसकी बात सुनकर उसकी सेक्रेटरी मुस्कुरा देती है। उसे मुस्कुराता देखकर स्वराज जोरों से हंसते हुए उसका हाथ मोड़कर उससे गुस्से में बोला, तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, कहीं तुम्हारे चेहरे पर डार्क सर्कल्स ना हो जाएं। स्वराज के हाथ मोड़ने से उसकी सेक्रेटरी दर्द की मारी कराह रही थी। आज के बाद मेरे कहीं भी आने जाने के बारे में अपनी टांग बीच में ना घुसाना, समझ गई तुम? मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है और कौन सी नहीं, ये मैं डिसाइड कर लूंगा। और शाम की मीटिंग सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अभी सारे पेपर्स तैयार कर सेल्स डिपार्टमेंट के हेड के साथ तुम उस मीटिंग में चली जाना और मीटिंग के बाद मुझे अपडेट कर देना। कहकर उसे ऑफिस में लगे सोफे पर धक्का दे दिया और खुद केबिन के बाहर चला गया। उसकी सेक्रेटरी उसके स्वभाव से अनजान थी। उसका ऐसा रूप देखकर वो बुरे तरीके से डर गई। मयंक लंदन से कपूर सर को फोन लगाकर उनकी और ऑफिस की पूरी जानकारी लेने लगा। उसे जवाब देते हुए कपूर सर बोले, सर आप बेफिक्र रहिए, यहाँ लावण्या मैम ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। आप बताइए,
वहां पर सब कुछ कैसा है? मयंक ने कहा। उसी के सिलसिले में आपको फोन किया था मैंने। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा और उन्हें कंप्लीट कराकर मुझे स्कैन करके दोबारा सेंड कर दीजिएगा। जरूरी कागजात हैं, उनके बिना मैं यहाँ पर फैक्ट्री को अपने अंडर में नहीं ले पाऊंगा। जी सर, आज शाम तक ही कंप्लीट करके आपको दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, कहकर मयंक ने फोन रख दिया। मयंक के घर पर तुलसी जी रमा जी के कमरे में थी और उनसे बात कर रही थी। रमा जी बोली, माँ, बहुत दिन हो गए आपके हाथ के आलू के पराठे और प्याज का रायता नहीं खाया, आज मेरे लिए बना दोगी? तुलसी जी मुस्कुरा दी। अरे, ये भी कोई कहने की बात है, आज ही क्या, अभी तुझे बनाकर खिलाती हूं। तभी पिट्टू जी ने आकर कहा, माँ साहब, हमें आज निकलना होगा, गांव में हमारी थोड़ी जरूरत है। उसकी बात सुनकर रमा जी उदास हो गई और पूछने लगी, ऐसी क्या आफत आ गई तुम्हें कि जाना जरूरी है? तुलसी जी आंखों में आंसू लाकर जवाब देती हैं, इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, तो बैंक से जो कर्जा लिया था उसके लिए बार बार फोन आ रहे हैं। कल ही बिट्टू ने और हमने सोचा था कि गांव का जो घर है, तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी, उसे बेचकर बैंक का कर्ज चुका देंगे। रमा जी सुनकर उदास हो गई और कहने लगी, नहीं माँ, उस घर में तो हमारा बचपन गुजरा है और तुम उस घर को बेचने की बात कर रही हो। कितनी सारी यादें हैं उस घर के साथ। दुख तो मेरे को भी बहुत है, अगर पैसे का भी कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। अगर, कहकर तुलसी जी चुप हो गई। रमा जी पूछने लगी, अगर क्या माँ, बताओ। तुलसी जी ने रमा का हाथ अपने हाथों में लिया। अगर जमाई सा थोड़ी सी मदद कर दे, देख, तू बुरा मत मानना, बिट्टू जैसे बैंक का कर्ज चुकाता था, जमाई सा को भी पूरे पैसे वापस कर देगा। बहन बेटी का पैसा लेकर हमें नरक में थोड़ी ना जाना है, बस वो उधार दे दे थोड़े से पैसे। मैं अभी शालिनी से बात करती हूँ और आपको बताती हूँ। कहते हुए रमा जी भी तुलसी जी की ओर देखने लगी। तुलसी जी गुस्से में बोली, अब तू अपने भाई की मदद करने के लिए भी उससे पूछकर मदद करेगी क्या? इस घर पर तेरा इतना भी हक नहीं बचा। उनकी बातों में आकर रमा जी ने कहा, आज ही लावण्या को बोल दूंगी, बिट्टू के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगी, मगर आप वो मकान बेचने का मत सोचिए। उसकी बात सुनकर तुलसी जी खुश हो गई। जुग जुग जियो मेरी बेटी, अभी तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और रायता लेकर आती हूँ, कहकर तुलसी जी बिट्टू की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। बिट्टू जी भी सोचने लगे, मासा ने कितनी आसानी से दीदी को बेवकूफ बना दिया। सच ही कहते हैं, त्रिया चरित्र का पार कोई नहीं पा सकता। और वो हंसता हुआ रमा से बातें करने लगा। किचन में जाने के बाद तुलसी जी रमा जी के लिए खाना बनाने लगी। लावण्या आज ऑफिस नहीं गई थी। उसने नानी जी की खातिरदारी के लिए घर पर ही रुकने का सोचा था। वो भी किचन में ही थी। उन्हें काम करते देखकर बोली, आपको कुछ चाहिए क्या नानी जी? हम आपके कमरे में लेकर आते हैं। तुलसी जी ने लावण्या को हटाकर, परे हट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही हूं। उनकी बात सुनते हुए लावण्या मुस्कुरा दी। अरे वाह, बड़ी माँ की पसंद का खाना बना रही हैं, बताइए क्या मदद कर दूं मैं आपकी? अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, कहकर तुलसी जी रमा के लिए बहुत ज्यादा तेल मसाले का खाना बनाने लगी। लावण्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, नानी साहब, इतना मसाला और तेल बड़ी माँ के खाने के लिए ठीक नहीं है। उनका खाना डॉक्टर के हिसाब से डाइटिशियन की बनाई हुई लिस्ट से चलता है। तुलसी जी गुस्से में लावण्या की ओर देखने लगी। मेरे को मत सिखा कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। उसका ध्यान तुम लोगों से बेहतर रख सकती हूँ। वही तो कहूं, मेरी बेटी सूख कर कांटा क्यों हुई जा रही है। खाना पानी सब उसको नाप तोल के जो देते हो। अब मैं हूं जब तक, उसके खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी। लावण्या बोली, आप उनके लिए खाना बना रही थी, इसलिए एक दिन में कुछ नहीं होता, सोचकर मैं कुछ नहीं बोली, मगर आप इतना मसालेदार खाना उन्हें मत खिलाइएगा। फिर कृष्णा की ओर देखकर कहा, नानी जी को जो कुछ चाहिए हो उनकी मदद कर देना। बड़ी माँ की दवाई का टाइम हो रहा है, मैं उन्हें दवा देने जा रही हूँ, कहकर लावण्या किचन से बाहर चली गई। लावण्या के किचन से जाने के बाद तुलसी जी मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगी। बड़ी माँ को ये मत देना, बड़ी माँ को वो मत देना, इतना कानून तो मिलिट्री में भी नहीं होता। फिर उन्हें अचानक से ध्यान आया कि कृष्णा भी वहीं खड़ी है। कृष्णा को देखकर मुस्कुराते हुए वो खाना बनाने लगी। रागिनी की माँ ने रागिनी के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तैयार किया था, मगर रागिनी कल रात से ही उधेड़पुन में लगी थी। जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करके उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ था, तो डॉक्टर के पास जाना था। उसे इस तरह से जल्दी जल्दी खाते देखकर वो बोली,
आज पहली बार तुझे मूंग दाल के चिल्ले इतनी बेरुखी से खाते हुए देख रही हूँ। क्या तुझे पसंद नहीं आया? उनकी बात सुनकर रागिनी जैसे नींद से जगी और अपने नाश्ते की प्लेट की ओर देखने लगी। अरे हाँ, आज तो आपने हमारी पसंद के मूंग दाल के चिल्ले बनाए हैं। उसे इस तरह से रिएक्ट करते देखकर वो पूछने लगी, बेटा बता तो सही हुआ क्या है? किस परेशानी में इस कदर खोई हुई है? उनकी बात का कोई जवाब दिए बिना रागिनी ने कहा, माँ आज हमारा लंच और डिनर दोनों मत बनाना, हम बाहर दोस्तों के साथ लंच डिनर करेंगे। उसकी बात सुनकर मिसेस मल्होत्रा मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम लोगों से तो मिलोगी, वरना जब से आई हो अपने आप को कमरे में कैद करके रखा है। हो सके तो अपने दोस्तों को घर पर भी ले आना, हमें भी मिलकर अच्छा लगेगा। रागिनी अपना नाश्ता फिनिश करके एयरपोर्ट के लिए निकल गई, क्योंकि स्वराज ने जयपुर से निकलने से पहले ही रागिनी को खबर कर दी थी और उसे एयरपोर्ट पर ही बुलाया था। मगर रास्ते में जगह जगह लगी ट्रैफिक जाम से रागिनी को गुस्सा आ रहा था। एक तो कल रात नींद भी पूरी नहीं हुई, ऊपर से कमजोरी और यह ट्रैफिक। उसे लग रहा था कि वो उड़कर चली जाए और स्वराज को लेकर सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ जाए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रागिनी स्वराज को मिली। स्वराज ने पूछा, इतने अचानक से क्यों बुलाया? आखिर ऐसा क्या काम आ गया था तुम्हें? तुम्हारे कारण आज मैं जरूरी मीटिंग छोड़कर आया हूं, हर जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। कहकर उसने रागिनी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर किस करने की कोशिश करने लगा। रागिनी ने गुस्से में उसे धक्का दिया और बोली, तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलना है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैं हूं आरजे मोनिका और मेरे साथ आप सुन रहे हैं लावण्या की जिंदगी की कहानी। तो बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। स्वराज आश्चर्य से बोला, क्या कहा? डॉक्टर के यहाँ जाना है? मगर क्यों? डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तुमने मुझे जयपुर से मुंबई बुलाया है? रागिनी ने जवाब दिया, तुम्हारा आना जरूरी था, वरना डॉक्टर को अपने बच्चे के पिता का नाम क्या बताती। स्वराज उसकी बातें सुनकर जोर से हंसने लगा। सुबह से तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या जो मुझसे मजाक कर रही हो? उसके इस तरह से हंसने के कारण सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। लोगों को इस तरह देखते देखकर रागिनी स्वराज का हाथ पकड़कर बाहर खड़ी कैब में बिठाने की कोशिश करने लगी। स्वराज ने उसका हाथ झटक कर कहा, देखो तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं विश्वास कर लूंगा, इस गलतफहमी में मत रहना। किसी और की गलती का ठीकरा मेरे सिर पर मत फोड़ना। कहकर वो कैब से उतरने लगा। उसकी इस हरकत से रागिनी को गुस्सा आ गया। ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, और तुमने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। और अब तो तुम्हारी करने का सबूत भी है मेरे पास, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसकी बात सुनकर स्वराज थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। अरे तुम तो ऐसे ही गुस्सा हो रही थी, मैं तो आया ही मुंबई तुम्हारे लिए हूं और तुम्हारे साथ डॉक्टर के यहां भी चलने को तैयार हूं। डॉक्टर से मिलकर यह किस्सा खत्म कर देते हैं, बस तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी और बात खत्म। रागिनी गुस्से में बोली, इस बारे में सोचना भी मत कि तुम मुझे या इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारे पास वो ऑप्शन तो है ही नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, इस बच्चे को स्वीकार करके इसे पिता का नाम देना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है या फिर नहीं? क्या कोई भी रास्ते चलते इंसान के बच्चे को मैं अपना नाम दे दूंगा? मना करते हुए स्वराज ने कहा। रागिनी ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, अब मैं वो कमजोर रागिनी नहीं रही जो तुम्हारी जोर की आवाज सुनकर डर जाती थी। अब मैं किसी की मां हूं और मां हमेशा ताकतवर होती है। अभी तुम्हें मां की ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए ऐसे बोल रहे हो। मेरे बच्चे को तुम्हारे नाम की भी जरूरत नहीं है। जो उसके आने के पहले ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने को तैयार है, उसका आगे भी क्या भरोसा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डॉक्टर के यहां चल सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी। तुम अभी इस कैब से उतरकर मुझसे और इस बच्चे से हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर सकते हो। रागिनी की बात सुनकर स्वराज ने सोचा, अभी यह गुस्से में है और मेरे खिलाफ कोई गलत कदम ना उठा दे, इसलिए इसकी बात मानने में ही भलाई है। सोचकर वो रागिनी को मनाने लगा। अरे तुम तो ऐसे ही परेशान हो गई, मैं आया ही तुम्हारे लिए हूं। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। रागिनी स्वराज की बातों में आकर उसे डॉक्टर के यहाँ चलने को कह दिया। मगर स्वराज बोलता है, हाँ हम डॉक्टर के यहाँ तो चलेंगे, मगर इस हालत में तुम्हारा ज्यादा टेंशन लेना और ज्यादा देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। मुझे पता है कि टेंशन के कारण तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया होगा। पहले हम चलकर लंच करते हैं, फिर डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। ये कहकर स्वराज उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया।
उसे टेबल पर बिठाकर उसे खाना खिलाया, फिर उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया। रागिनी पहले तो स्वराज पर विश्वास नहीं कर रही थी, पर उसका बदला हुआ बिहेवियर देखकर उस पर विश्वास करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद बच्चे के आने की खबर से स्वराज कुछ बदल गया होगा, मगर स्वराज के मन में रागिनी और उस बच्चे से छुटकारा पाने की प्लानिंग चल रही थी। डॉक्टर ने जब चेकअप करके रागिनी को ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजा, स्वराज ने एक चेक साइन कर डॉक्टर की ओर बढ़ाया। डॉक्टर उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगी। स्वराज ने कहा, डॉक्टर, इसमें कीमत भर लो और इस बच्चे से छुटकारा दिला दो। ये क्या तरीका है? आपने मुझे 2 कौड़ी का डॉक्टर समझा है, जो पैसे की खातिर कोई भी गलत काम कर दे। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। कैसे पिता हैं आप, जो अपने बच्चे को इस दुनिया में आने के पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं? डॉक्टर गुस्से में बोली। स्वराज हंसते हुए उनकी ओर देखने लगा। वो डॉक्टर ही क्या, जो पेशेंट को तकलीफ से निजात न दिला पाए। और मेरी सबसे बड़ी तकलीफ मेरे गले की हड्डी बन चुका है ये बच्चा। ना तो मुझे ये बच्चा चाहिए और ना ही उस बच्चे की मां। इससे पहले कि ये बच्चा मुझे खत्म करने की कोशिश करे, मुझे इससे खत्म करना है। मगर मिसेस स्वराज को इस बारे में पता चल गया तो? थोड़ा सा घबराते हुए डॉक्टर ने पूछा। स्वराज हंसते हुए बोला, नहीं डॉक्टर, यही तो आपकी गलती है। वो मिसेस स्वराज नहीं, सिर्फ रागिनी मल्होत्रा है। और ये बच्चा मेरा जरूर है, अगर मुझे इसे नाम नहीं देना है। आगे तो आप खुद समझदार हैं। भर लीजिए इस ब्लैंक चेक में अपनी मनचाही रकम। अगर काम इस तरह से होना चाहिए कि रागिनी को मुझ पर जरा भी शक ना हो, और ये कैसे होगा ये मुझसे बेहतर आप समझती हैं। डॉक्टर और स्वराज बात ही कर रहे थे कि तभी वहां रागिनी आ गई। डॉक्टर ने उसे देखकर बात पलटते हुए कहा, रागिनी, सब कुछ नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। शाम तक तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसे देखने के बाद तुम्हारी मेडिसिन शुरू कर दूंगी। अभी तो मस्त खाओ पियो और आराम करो, कहकर डॉक्टर हंस दी। स्वराज और रागिनी डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गए। तभी स्वराज रागिनी से बोला, डॉक्टर के केबिन में मेरा कुछ सामान रह गया है, मैं बस अभी लेकर आता हूं। केबिन में जाने के बाद स्वराज डॉक्टर से पूछने लगा, तो अब आप तैयार है ना मेरी बात मानने को? डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई। 1 हफ्ते में आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। कल से ही रागिनी को हल्के डोज की दवाइयां देना शुरू कर दूंगी। अगले हफ्ते आपसे मिलती हूँ। रागिनी ने भी डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन ली थी। जैसे ही स्वराज बाहर निकला, रागिनी को केबिन के बाहर खड़ा देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा गया, मगर फिर रागिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, हम जल्द ही दादी को भी ये बात बता देंगे। देखना, दादी तुम्हें अपने पास जयपुर बुला लेंगे। रागिनी ने अपने चेहरे से उसे जाहिर नहीं होने दिया कि उसने डॉक्टर और स्वराज की बात सुन ली है। स्वराज उस बच्चे को उससे दूर करना चाहता है, मगर फिर भी गुस्से में उसकी बात का रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बात का जवाब ना पाकर स्वराज ने पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? थोड़ा सा सहज होते हुए रागिनी ने जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खुश हूं, मगर अब मैं इंडिया में नहीं, लंदन वापस जा रही हूं। तुम्हें जो मेरे फोटो के साथ करना है कर सकते हो, और आज के बाद मुझसे मिलने की दोबारा कोशिश मत करना। इस तरह से बोलते देखकर स्वराज चौंक गया। अरे, इस तरह क्यों बात कर रही हो? अभी तो तुम अच्छी भली थी, अचानक से क्या हो गया? रागिनी बोली, कुछ भी अचानक से नहीं होता, मुझे यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना था, कहकर एक ऑटो को हाथ देकर उसमें बैठकर चली गई। स्वराज उसे जाते हुए देखकर रोकना चाहता है, मगर वो कुछ कह नहीं पाता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द मिलती हूं आपसे। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं इस कहानी का अगला एपिसोड। स्वराज से दूर जाने के बाद रागिनी अपने घर आकर अपने कमरे में गुमसुम और उदास सी बैठ गई। उसकी मां उसके पास आकर बोली, मुझे तो लगा था कि आज अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हो तो तुम्हारा मूड फ्रेश होगा। मुझे तो मेरी हंसती मुस्कुराती रागिनी वापस मिल जाएगी, मगर तुम तो और ज्यादा उदास हो गई। बोलो, क्या हुआ है? रागिनी ने कहा, मेरा इंडिया आने का सोचना ही सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं वापस लंदन जाऊंगी और वहीं पर रहूंगी। सोचा था इंडिया आकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हें भी यहीं सेटल कर देंगे, मगर तुम तो वापस लंदन जाना चाहती हो। अगर तुम जाओगी तो हम यहां रहकर क्या करेंगे? हम भी तेरे साथ वापस चलेंगे। कहते हुए मिसेस मल्होत्रा उदास हो गई। उनकी बात सुनकर रागिनी घबरा गई। अभी तो मैं चली जाऊंगी, आप बाद में आना। अभी साथ में ही चलेंगे तो पापा को टेंशन हो जाएगा, कहकर रागिनी अपने कमरे की लाइट बंद करके लेट गई। मिसेस मल्होत्रा रागिनी को टेंशन में देखकर खुद भी परेशान हो गई और अपने कमरे में आकर उसके बारे में सोचने लगी। शाम के खाने के बाद
लावण्या जब रमा जी के कमरे में गई तो रमा जी उदास बैठी थी। लावण्या ने पूछा, क्या हुआ बड़ी माँ, आप उदास क्यों हो? कोई टेंशन है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है? रमा जी बोली, हम भाई साहब की मदद करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी बात से सहमत होगी? उनकी बात सुनकर लावण्या उनकी ओर देखने लगी। बताइए बड़ी माँ, क्या करना है? उन्हें कैसी मदद की जरूरत है? उसे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या मैं? कहकर रमा जी चुप हो गई। लावण्या बोली, बड़ी माँ, ये भी कोई पूछने की बात है। बताइए, कितने पैसे चाहिए? हम अभी दादा साहब से चेक साइन करवा कर दे देते हैं। आप ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए उदास ना होइए। चलिए अब मुस्कुराइए, हम आपकी दवाइयां देने आए थे। आपने दवाइयां ली या फिर नहीं? रमा जी ने ना में गर्दन हिला दी। लावण्या उन्हें दवाई देकर राम अवतार जी के कमरे में गई और उन्हें सारी बात बताई। लावण्या की पूरी बात सुनकर राम अवतार जी लावण्या को समझाने लगे। अगर तुम कह रही हो तो मैं चेक पर साइन कर देता हूं, मगर मुझे समधन जी और उनके बेटे पर जरा भी विश्वास नहीं है। पता नहीं क्यों सारी बात जानने के बाद भी मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। जब तक रमा के बाबा थे, उनकी बात ही अलग थी। कितनी कोशिश की थी उन्होंने समधन जी को हमारे साथ रिश्ता रखने के लिए, मगर उन्होंने एक न सुनी। अब अचानक कैसे, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते हुए राम अवतार जी ने चेक साइन कर दिया। हो सकता है नाना जी के जाने के बाद नानी जी को अकेलेपन में अपनी बेटी की याद आई हो और वो यहां आ गई हो। अब बेकार की चिंता कर रहे हैं, कहकर लावण्या ने उनके हाथ से चेक ले लिया। बेटा, चिंता बेकार की नहीं है। कई रिश्तेदारों से बिट्टू के कारनामे सुन चुका हूं, इसलिए अपने बेटे की मेहनत की कमाई यूं ही देने में डर रहा हूं। चिंतित स्वर में राम अवतार जी बोले। उनसे चेक साइन कराने के बाद लावण्या तुलसी जी के कमरे में जाकर वो चेक उन्हें देती है और उनसे कहा, नानी जी, इसके बाद भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कहिए, बड़ी माँ को मत कहिएगा, वो परेशान हो जाती हैं। तुलसी जी ने उसके हाथ से चेक ले लिया। लावण्या जैसे ही कमरे के बाहर गई, तुलसी जी वो चेक लेकर बिट्टू को दिखाते हुए बोली, देखा मेरा कमाल, ये चेक अपने अकाउंट में डाल दे, 2-3 महीने की फुर्सत हो गई, तब तक मैं और कोई जुगाड़ करूंगी। बिट्टू जी ने चेक हाथ में ले लिया। कैसे मिल गया इतनी आसानी से चेक? उनकी बात सुनकर तुलसी जी मुस्कुराने लगी। बड़ी माँ की चमची को बोला था, फिर तो आना ही था हमारे पास, कहते हुए वो जोरों से हंसने लगी। उनके कमरे से निकलकर लावण्या अपने कमरे में पहुंची, जहां उसे मयंक की याद आने लगी। मयंक को याद करते हुए लावण्या खिड़की में से चांद को देख रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। उसे लगा हो ना हो मयंक का ही फोन होगा। जैसे उसने फोन उठाया, फोन हिम्मत का था। इतनी जल्दी फोन उठाने पर हिम्मत बोला, अरे इतनी रात हो गई, अभी तक सोई नहीं तुम? लावण्या ने जवाब दिया, नहीं, नींद नहीं आ रही थी। आज का चांद देखा तुमने? आज इसकी रोशनी कैसे नश्तर के जैसे चुभ रही है। तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार इसकी रोशनी में खड़ा हूं। आज इसकी रोशनी में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। छत पर खड़ा चांद देखता हुआ हिम्मत बोला। उसकी बात सुनकर उदास होकर लावण्या ने कहा, अब तो ये चांद मुझे भी नहीं सुहाता। जब भी उसे देखती हूं, ऐसा लगता है अपनी चांदनी के साथ मुझ पर हंस रहा है। सारी दुनिया अपने प्रेमियों के साथ प्रेम का आनंद उठाती है और मैं अकेले इसे निहारती रहती हूं। सच ही कहा तुमने, इसकी रोशनी नश्तर की तरह चुभती है। उसकी बात का हिम्मत के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी आंखों में आंसू लाकर उसने काम का बहाना बनाकर फोन रख दिया। अगले दिन सुबह लावण्या जब ऑफिस गई तो देखा ऑफिस में कपूर सर किसी पेपर में बिजी थे। लावण्या ने जाकर उन्हें मॉर्निंग विश की, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लावण्या ने दोबारा उनकी टेबल के करीब जाकर पूछा, सर कोई परेशानी है? कपूर सर बोले, अरे नहीं मैडम, वो थोड़ा सा बिजी था, आपको देखा नहीं। मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूं, मगर आप व्यस्त लग रहे हैं। चेहरे पर सवालिया भाव लाकर लावण्या ने पूछा। कपूर सर उसके सवाल का जवाब देते हुए बोले, ये कुछ पेपर्स तैयार करने थे, सर को लंदन में जरूरी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये पेपर बिना सर के तैयार हो पाएंगे। मुझे उन्हें इंडिया वापस बुलाना ही होगा। कुछ सोचकर लावण्या बोली, आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले लीजिए, शायद हो जाए। नहीं, इसमें मयंक सर के सिग्नेचर जरूरी हैं। ई सिग्नेचर से भी काम नहीं चल रहा है। मैं सर से बात करके आपको अपडेट करता हूं। कहते हुए कपूर सर फाइल पलटने लगे। कपूर सर को उपाय समझाते हुए लावण्या ने कहा, वकील साहब से बात कर लीजिए,
अगर हो सके तो मयंक सर के बिहाफ पर बाबा साहब के सिग्नेचर हो जाए। लावण्या की बातों से थोड़ा सा परेशान होकर कपूर सर उसकी ओर देखने लगे। वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर डील मयंक सर के नाम से है, इसलिए साइन उन्हीं के लगेंगे, कहकर कपूर सर दोबारा फाइल में व्यस्त हो गए। लावण्या कपूर सर के टेबल से जैसे ही अपने केबिन में आई, तभी लावण्या के फोन पर स्वराज का फोन आया। स्वराज ने पूछा, हेलो लावण्या, कैसी हो? ऑफिस कैसा चल रहा है? लावण्या ने कहा, हम ठीक हैं, आपने कैसे याद किया? बस कुछ खास नहीं, सब दोस्तों ने मयंक की शादी के बाद पार्टी करने का सोचा, मगर मयंक तो है नहीं, क्या तुम पार्टी में आओगी? कहकर स्वराज उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ सोचकर लावण्या बोली, थैंक्स हमें इनवाइट करने के लिए, मगर हम किसी को जानते नहीं तो पार्टी में आकर क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर स्वराज ने कहा, किसी से मिलोगी नहीं तो सबको जानोगी कैसे? मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, तुम आज शाम की पार्टी में आ रही हो, बस। कहकर स्वराज ने फोन रख दिया। लावण्या ने उसे मैसेज किया, यदि मासा परमिशन देंगी तो हम जरूर आएंगे। उसका मैसेज देखकर स्वराज को गुस्सा आने लगा। कपूर सर मयंक को फोन लगाकर बोले, सर आपको इंडिया आना होगा, बिना आपके साइन के ये कागज प्रोसीड नहीं होगा। मयंक बोला, मैं आपको अपना टिकट कराकर आने की खबर करता हूं, मगर ये बात आप अपने तक ही रखिएगा कि मैं आ रहा हूं, घर पर सबके लिए सरप्राइज होगा। लावण्या तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ मैं समझ सकता हूं सर, ये टॉप सीक्रेट रहेगा, कहकर वो हंसने लगे। रागिनी स्वराज की दादी को फोन लगाकर उनका हालचाल पूछने लगी। राजेश्वरी जी बोली, हम तो यहां ठीक हैं, तुम वहां कैसी हो? रागिनी ने कहा, मैं ठीक हूं दादी जी, मगर कहते कहते वो रुक जाती है। उसके रुक जाने से डरते हुए राजेश्वरी जी पूछने लगी, मगर क्या? कल स्वराज मुंबई गया था ना, उसने फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी की? उसकी बातों में स्वराज का जिक्र सुनकर रागिनी बात की दिशा बदलते हुए बोली, दादी जी, अब मैं स्वराज के साथ अपना पूरा रिश्ता खत्म कर चुकी हूं। मेरा और उसका दोस्ती का रिश्ता भी बाकी नहीं है। वो तो मैं 1-2 दिन में लंदन जा रही हूं, तो सोचा आपको खबर कर दूं। राजेश्वरी जी को आश्चर्य हुआ, अचानक से तुम लंदन क्यों जा रही हो? कोई वजह है क्या? अब इंडिया में मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वापस लंदन जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूंगी। रागिनी की आवाज में उदासी थी। राजेश्वरी जी ने रागिनी से पूछा, क्या एक बार लंदन जाने के पहले हम तुमसे मिल सकते हैं? जी हाँ, आप कभी भी मुंबई आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर राजेश्वरी जी बोली, हमें डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे, क्या तुम हमारे पास जयपुर नहीं आ सकती? रागिनी ने माफी मांगते हुए कहा, दादी, अब मैं कभी जयपुर नहीं आऊंगी। जयपुर से जुड़ी कड़वी यादों से तो दूर जा रही हूं, और आप मुझे वापस उन्हीं यादों के करीब बुला रही हैं। तो क्या तुम मुझे एक बार स्वराज की गलती सुधारने का मौका भी नहीं दोगी? मैं चाहती हूं कि स्वराज और तुम एक हो जाओ। कल तक तो मैं भी यही चाहती थी दादी, मगर अब किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। अभी तक बात मेरी थी, मगर स्वराज ने मेरे। कहते कहते रागिनी चुप हो गई, फिर बोली, अच्छा दादी साहब, हम फोन रखते हैं, आपका जब भी मन करे आप हमसे मिल सकती हैं या फोन भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगला एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। दोस्तों, मैं हूं आज मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं लावण्या की जिंदगी की खूबसूरत कहानी। तो बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। ऑफिस से आने के बाद लावण्या किचन में शालिनी जी की मदद कर रही थी। शालिनी जी बोली, बेटा, मैं सोच रही थी कि कल संडे है, तुम और मोहिनी कल कोई मूवी देखकर शॉपिंग कराओ, दोनों को अच्छा लगेगा। वैसे भी यहाँ तुम किसी को जानती नहीं हो, इसी बहाने मोहिनी के दोस्तों से पहचान हो जाएगी। लावण्या ने दबे हुए स्वर में कहा, माँ, दरअसल हम इसी बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। स्वराज ने हमें आज शाम को पार्टी में बुलाया है। वैसे तो हमने मना कर दिया था, मगर वो ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। अगर आप कहें तो हम चले जाएं, इसी बहाने मयंक जी के दोस्तों से मिलना हो जाएगा। उसकी बात सुनकर शालिनी जी मुस्कुरा दी। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम चली जाओ। स्वराज वैसे भी मयंक का अच्छा दोस्त है, इसी बहाने तुम स्वराज की दादी से भी मिल लोगी। वो बहुत ही अच्छी हैं। इतनी उम्र में भी वो अपने आप को कितना ग्रेसफुली रखती हैं। कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता कि वो स्वराज की दादी हैं। जानती हो लावण्या, बहुत कम उम्र में ही स्वराज के माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, मगर राजेश्वरी जी ने स्वराज के साथ साथ घर और बिजनेस दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। तुम्हारे बाबा साहब और दादा साहब
हमेशा उनके लिए गए बिजनेस के डिसीजंस की तारीफ करते थे। तुम्हें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लावण्या बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। तभी उन्होंने कहा, अरे मेरी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं ड्राइवर से बोल देती हूँ, तुम उसी के साथ चली जाना। लावण्या स्वराज के घर पहुंची तो स्वराज उसे देखता ही रह गया। पिंक कलर की फ्लोइंग पल्लू की साड़ी पहनी हुई थी उसने। खुले बाल और हल्का मेकअप उसे कैंडल की रोशनी में और खूबसूरत बना रहा था। स्वराज भी ब्लैक कलर के सूट और फ्रेंच कट दाढ़ी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। लावण्या जैसे ही स्वराज के घर में पहला कदम रखने वाली थी, स्वराज ने घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लावण्या ने अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, अचानक से पार्टी में बम फूटे और लाइव म्यूजिक शुरू हो गया। लाइव म्यूजिक के साथ ही धीमी कैंडल की रोशनी में लावण्या स्वराज का हाथ पकड़े सेंटर टेबल की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे में उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। सेंटर टेबल के पास पहुंचकर स्वराज ने लावण्या को नाइफ पकड़ाकर केक कटिंग करवाई। केक कटिंग के बाद शैंपेन की बोतल जैसे ही खोलता है, सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लावण्या चारों ओर निगाह डालकर देखती है। वहां पर स्वराज और उसके अलावा सिर्फ लाइव म्यूजिशियन और 2 स्वराज के सर्वेंट्स उसके ऑर्डर के लिए खड़े थे। शैंपेन की बोतल से स्वराज ने दोनों ग्लासेस को फिल किया और एक ग्लास लावण्या की ओर बढ़ा दिया। लावण्या ड्रिंक करने को मना करके उससे पूछने लगी, आप तो कह रहे थे कि आपके सभी दोस्त यहां मौजूद होंगे, मगर यहां तो कोई नहीं है। स्वराज बोला, कैसे कोई यहां नहीं है? हम हैं, तुम हो, तो हम दोनों मिलकर सब हो गए ना। लावण्या को स्वराज का कहा कुछ समझ में नहीं आया। वो उसकी ओर देखते हुए अपने साड़ी के पल्लू को संभालते हुए अपने खुले बालों को क्लचर से बांधने लगी। स्वराज उसके करीब आकर उसके बालों में से क्लचर निकालकर उससे कहता है, इन्हें ऐसे ही खुले रहने दो, ऐसा लगता है कि सावन की घटा लहरा रही है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? लावण्या गुस्से में थी। स्वराज उसके और करीब आ गया। हमें लगा तुम अकेली हो तो तुम्हारा दिल बहला दें, वैसे भी आज बहुत खास दिन है। लावण्या आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। पूछा, खास दिन? क्या खास है आज के दिन में? स्वराज हंसते हुए बोला, खूबसूरत लड़कियों की यही अदा तो हमें भाती है, कत्ल भी कर देती हैं और अनजान भी बन जाती हैं। आज से 3 महीने पहले हम आपसे मिले थे। लावण्या हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। स्वराज उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अरे मेरी बात को इतना सीरियसली मत लो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मगर ये सच है कि आज से 3 महीने पहले मयंक के जन्मदिन पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ये पार्टी उस मुलाकात की याद में है। उसकी बात सुनकर लावण्या सोच में पड़ गई। ये पार्टी ऐसे ही रखी गई है या इसके पीछे कोई मकसद है? फिर वो अपनी बात कह दिए। इससे पहले ही स्वराज ने म्यूजिशियंस को रोमांटिक म्यूजिक बजाने को कहा और अपने घुटनों के बल बैठकर लावण्या को डांस के लिए प्रपोज किया। लावण्या मना करती, इससे पहले वो लावण्या को अपनी बाहों में लेकर खुद उसे डांस कराने लगा। लावण्या उसके इशारों पर कठपुतली की तरह डांस कर रही थी। तभी उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। वो एक हाथ से अपने बाल हटा ही रही थी कि स्वराज अपने हाथों से हटाते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया। लावण्या उसे अपने इतने करीब देखकर पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक स्वराज घबराकर उससे दूर हो गया। उसे इस तरह देखकर लावण्या ने पीछे मुड़कर देखा तो राजेश्वरी जी वहां खड़ी थी। लावण्या ने उन्हें पहली बार देखा था, मगर राजेश्वरी जी लावण्या की तस्वीर देख चुकी थी। लावण्या के करीब आकर उन्होंने पूछा, तुम लावण्या हो ना, मयंक की पत्नी और राम अवतार जी की बहू? लावण्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। राजेश्वरी जी बोली, मैं राजेश्वरी हूं, स्वराज की दादी, और किसी जमाने में तुम्हारे दादा सा की बिजनेस राइवल। और कहकर वो मुस्कुरा दी। लावण्या ने भी उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराकर दिया और आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। घणी गम्मा दादी साहब, मासा ने हमें आपके बारे में बताया है। दादा सा और बाबा सा तो हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते हैं। उसकी बात सुनकर राजेश्वरी जी हंस दी। वो तो राम अवतार जी का बड़प्पन है, वरना मैंने तो बिजनेस करना उन्हीं से सीखा है। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। कहकर वो उसे अपने कमरे में साथ ले गई। स्वराज दादी के केयर टेकर पर गुस्साते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि दादी को सुला देना, अगर दादी जाग क्यों रही है? केयर टेकर थोड़ा सा डर गई। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें दवाई देने की, मगर आज वो बच्चों की तरह दवाई न लेने की जिद पर अड़ गई और उन्होंने दवाई नहीं ली। स्वराज ने शैंपेन की बोतल फेंक कर फोड़ दी। सब नकारों की फौज इकट्ठा कर रखी है मैंने, जाओ मेरी आंखों के आगे से हट जाओ। लावण्या दादी के साथ खुद को सहज महसूस करने लगी। दादी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। लावण्या मुस्कुराकर बोली,
हमारी मासा भी हमें ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। आज आपको देखकर हमें उनकी याद आ गई। खाने के बाद दादी लावण्या को उसकी कार तक छोड़ने आई। लावण्या के जाने के बाद स्वराज ने गुस्से में कहा, आपने आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी आपको हम लोगों के बीच में आने की? राजेश्वरी जी उसे समझाने लगी। जब जब तुम कोई गलती करोगे, तुम्हें गलत करने से रोकना मेरा फर्ज है। मैंने तुम्हारी और उस नर्स की सारी बातें सुन ली थी। तो मुझे सुलाने के बाद क्या लावण्या को भी उसी दर्द से गुजारने वाले थे जिस दर्द से तुमने रागिनी को गुजारा था? आइंदा कभी भी किसी के बारे में गलत सोचने से पहले ये याद रखना कि तुम्हारी दादी कभी भी तुम्हें तुम्हारे गलत मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होती हूँ।